हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन होता क्या है? हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इवोल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा कि जब लगातार चेंजेस आते हैं और काफी टाइम तक वो चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं और काफी सालों बाद, मान लो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद क्या होता है, वहां न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो उससे जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्पेशिएशन। होता किस वजह से? वेरिएशन की वजह से, जो चेंजेस लेके आते हैं। अब अगर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उसके अंदर आप चाहते हो कि कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो या फिर दो अलग अलग नई स्पीसीज फॉर्मेशन हो जाए, तो उसके लिए जो मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब आपको समझने वाली जरूरत है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से स्पेशिएशन कैसे हो रहा है, वो जरूरी है समझना। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता क्या है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल है उसकी इनएबिलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन, मतलब मान लो दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उसके बीच में हम बात कर रहे हैं, टू इंटरब्रीड ड्यू टू डिफरेंसेस, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही। इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड, क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनमें डिफरेंस है क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हो सकता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफरेंस है, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है, या उनका मेटिंग टाइम अलग अलग है, या फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी है उनके बीच में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब अगर उनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, अगर मान लो मैं बात करूं कोई फ्रॉग है, कोई और दूसरा फ्रॉग है, तो अगर दो अलग अलग स्पीसीज है, तो फ्रॉग है और एक अगर मान लो कोई और एनिमल है, फिश है, तो दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, तो अपने आप ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगी, तो वो आपस में फ्यूजन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर विद इन एक जीनस के अंदर भी दो स्पीसीज है, उनके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ सकते हैं वेरिएशन की वजह से। वहीं बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेटिंग टाइम अलग अलग होगा कि कौन से सीजन के अंदर वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई गर्मियों में कर रहा है, कोई सर्दी में कर रहा है, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी ये होता है। फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब जो अगर मान लो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवा के साथ फ्यूज नहीं कर पाता, ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस अंदर डेवलप हो रही है या स्पर्म को किल कर देती है, ऐसा कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों के अंदर, तो फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तो प्लांट्स के केस में अलग हो सकता है और ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स के केस में ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वेव्स के अंदर हो सकता है। इसी को क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जहां पे जो बता रहा है, दिस में अकर बाय फॉलोइंग मेथड्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है अलग अलग मेथड्स के जरिए हो सकता है। तो वो मेथड्स क्या है? तो जो पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर हमें बोल रहा है फिजिकल बैरियर या जियोग्राफिकल आइसोलेशन। बहुत सिंपल सा है। सपोज करो ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन रहते हैं मान लो 1000 स्पीसीज की। अब ये एरिया क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इनके बीच में कोई बैरियर बन गया। बैरियर हो सकता है कोई रिवर की वजह से बना, या फिर कोई माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियर, वो 1000 पीपल की जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड होगी, यहाँ पे हो गए मान लो 600 और इधर 400 जो है इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो 600 और 400 इंडिविजुअल्स है। अब जो इंडिविजुअल्स इस साइड पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये बैरियर है। अब यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो करेंगे, और यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, ठीक है। पर ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये जो है यहाँ से इसको बैरियर को क्रॉस करके इधर नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखना है, और ये वाले इधर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इस स्पीसीज को इस एरिया के अंदर ही रहना और इसको यहाँ। अब क्या है, इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जो वेरिएशंस यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, इन्हीं स्पीसीज के बीच में रहेंगे, वो इधर की तरफ ट्रांसमिट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म इधर तो जा ही नहीं रहा। तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स है उनके बीच में ही हो रहा है। तो जो स्पीसीज डेवलप होगी यहाँ की अपनी होगी। यहाँ का इन्वायरमेंटल
फैक्टर जो है अलग अलग है, तो वो अलग तरीके से अपनी स्पीसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अगर अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करे तो यहाँ पे इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे जो इससे अलग होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सालों बाद यहाँ पे कुछ एक अलग नई स्पीसीज डेवलप होगी, यहाँ पे अपनी एक नई स्पीसीज डेवलप हो रही है, तो दोनों जगह क्या हुआ, नई स्पीसीज डेवलप होगी। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकल बैरियर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो सकता है, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बैरियर हो सकता है फिजिकल या ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब कोई ज्योग्राफी के अंदर चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर जो वहां पे है वो चेंज आ रहा है, कि हो सकता है वहां पे कुछ भी रिवर, माउंटेन या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर बीच में आ गई जिसकी वजह से वो दो जो एरियाज है उसकी जो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही। सेकंड क्या बोल रहा है, टू एंड्स ऑफ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज है तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक जो है इंडिया में रह रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, और दोनों के बीच के अंदर बहुत बड़ा क्या है, सी या ओशियन आ गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहे, उनके बीच के अंदर लॉन्ग रेंज है, काफी बड़ा डिफरेंस है। तो उनके बीच के अंदर जो ये डिस्टेंस है उसकी वजह से वो क्या आपस में मेट कर ही नहीं पा रहे, तो उसको क्या बोला, स्पेशल आइसोलेशन, टू एंड्स ऑफ लॉन्ग रेंज। क्लियर। उसके अलावा बोल रहे हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करता है, ठीक है। अब जो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर कुछ चेंज ला रहा है, जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज ला रहा है, तो वो किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट करेंगे, हो सकता है वो बेनिफिट करे, नुकसान करे, वो डिपेंड करता है वेरिएशन कैसा है। पर अगर कोई म्यूटेशन आ रहा है, जीन्स के अंदर चेंज आ रहा है, और वो उस पॉपुलेशन के अंदर रह रहा है और लगातार नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। पर यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो वेरिएशन बहुत छोटे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इवोल्यूशन के अंदर वो वेरिएशन आते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक सीमित है। पर दूसरा वर्ड है मैक्रो इवोल्यूशन। तो आप समझ सकते हो माइक्रो मैक्रो वर्ड से ही, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैक्रो का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। बड़े लेवल पे मतलब क्या है कि पूरी पूरा जीनस बदल गया, या फिर कोई हायर टैक्स है वो बदल गया, फैमिली ऑर्डर, तो उसके अंदर कंप्लीट चेंजेस आ जाए तो वो क्या बोलोगे, मैक्रो। मतलब बड़े लेवल पे कोई चेंज आ रहा है, तो वो म्यूटेशन की वजह से भी आ सकता है या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। और यहाँ पे एक छोटे लेवल पे जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर छोटे ग्रुप के लिए तक ही सीमित है। नेक्स्ट जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट हमने बीटल वाले एग्जांपल से समझा था। तो सिंपल सा वो एग्जांपल था जिसके अंदर क्या बताया गया था कि किस तरीके से जो बीटल्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ सकता है। तो आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूं। मान लो ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर रेड कलर की बीटल्स ग्रो कर रही है। अब कुछ वेरिएशन आया, वेरिएशन की वजह से यहाँ पे कुछ दूसरे कलर के भी बीटल्स ग्रो कर जाती है। मान लो सपोज कर लो ब्लू कलर की ही बीटल्स इसके ऊपर ग्रो कर गई, तो ये कुछ एक बीटल्स ब्लू करके यहाँ पे ग्रो कर गई। अब क्या हुआ, एक एलिफेंट आता है, एक एलिफेंट ने इसके ऊपर यहाँ पे पैर रख दिया, पैर रखा तो इस पत्ते के ऊपर इस तरीके से पैर रखा गया कि जहां पे रेड वाली जो स्पीसीज थी अनइंटेंशनली सिर्फ वही साइड के ऊपर पैर रखा गया, और जितनी भी रेड वाली स्पीसीज थी वो सारी की सारी यहाँ खत्म हो गई, जबकि ब्लू वाली जो थी वो सरवाइव कर गई। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया, क्योंकि रेड वाली खत्म हो गई, ब्लू वाली बची। अब ब्लू वाली वहां पे रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बनाई जा रही है, ग्रो की जा रही है, और लगातार अपनी पॉपुलेशन बना लेगी। तो जो पहले रेड वाली थी वो कंप्लीटली चेंज होगी ब्लू वाली से। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर कंप्लीटली चेंज आ गया, जिसको क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहले रेड वाली डोमिनेट कर रही थी, अब ब्लू वाली डोमिनेट करने लगी। तो सिंपल सी बात है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट जो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो कंसेप्ट डार्विन का भी था, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि नेचर सेलेक्ट करता है। अगर मान लो बीटल्स के एग्जांपल लेके चलते हैं हम, बीटल के अंदर मान लो रेड कलर की बीटल्स के अंदर एक ग्रीन कलर की बीटल आ गई, ठीक है।
ग्रीन कलर की बीटल्स आ गई। अब ये जो ग्रीन कलर की बीटल्स आई है ये ज्यादा फेवरेबल है अब रेड कलर के मुकाबले, और इन्वायरमेंट में ज्यादा अच्छे से एडेप्ट कर रही है, ग्रो कर रही है। और ये ग्रीन वाली बीटल्स क्या करती है, ये ग्रीन वाली बीटल्स कहते हैं हम रेड वाले के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने वाले के साथ ही करेगी। अगर अपने वाले के साथ करेगी, अगर इन्वायरमेंट से इसको फायदा मिल रहा है तो क्या होगा, ग्रीन वाली ग्रो करती जाएगी, ठीक है, बेनिफिटेड है एनवायरनमेंट के अंदर, पर रेड वाले को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसके जो वेरिएशन आया वो फायदेमंद है, और ये आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रही है, रेड वाले के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रही। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो गई ये वाली। मान लो क्रो जो आ रहा है वो रेड वाले के ऊपर फीड किए जा रहा है, पर ब्लू वाले की सॉरी ग्रीन वाले के ऊपर फीड नहीं कर रहा। तो अगर ग्रीन वाले के ऊपर फीड नहीं कर रहा करो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो गई और ये आगे ग्रो की जा रही है और अपनी पॉपुलेशन बना रही है। तो ये क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो ही आगे जाएगा, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो सिंपल सा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के अंदर। और कुछ जो स्पेशल हमने यहाँ पे पढ़े उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ अदर मेथड्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसके अंदर सीजन्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है। कि मैंने बताया कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो समर के अंदर रिप्रोड्यूस करती है, कुछ ऐसी होती है विंटर, तो उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से कुछ होता है बिहेवियरल आइसोलेशन, मेटिंग के बिहेवियर के अंदर डिफरेंस हो जाना, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, मेटिंग का बिहेवियर सभी का अलग अलग हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिहेवियरल आइसोलेशन। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन के अंदर क्या होगा, फंक्शनल इनकॉम्पैटिबिलिटी इन मेटिंग, मतलब जो है वो कंपैटिबल नहीं है, वो जो स्पर्म है या फिर मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ कंपैटिबल नहीं है, उससे फ्यूज नहीं हो पाता, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकॉम्पैटिबिलिटी इन मेटिंग, सिंपल सा है। उसके बाद बोल रहे हैं मैकेनिकल आइसोलेशन, जिसके अंदर जो जेनेटिलिया रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है उनके बीच में डिफरेंस है, वो मैचिंग टाइप नहीं है, तो वो उसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें किस वजह से आ सकती है, कोई वेरिएशन की वजह से आ सकती है, चेंजेस की वजह से आ सकती है, जिसके न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी, उनके हैबिटेट बदल गए उनके एनवायरनमेंट की वजह से, और हो सकता है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस आ गए, क्लियर। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो है अपने अंदर न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही रिप्रोड्यूस करेंगे और उसी में न्यू स्पीसीज बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पेशिएशन आते हैं। तो सिंपल सा है कंसेप्ट स्पेसिएशन का। ये जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं किन किन वेज से आ सकता है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल पॉइंट है और आपको बहुत इजीली समझ भी आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। और ग्रुप्स क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। अब ये क्या है, हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जिसके अंदर हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को रख रहे हैं, एक हिरार्की की फॉर्म में इसको रखा था। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, अरेंजमेंट करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो जैसे क्या होता है, एक तो ये हिरार्की की फॉर्म में था, हमने कुछ अरेंजमेंट किए थे, और दूसरा विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर उसने क्या किया था, 5 किंगडम बना दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये जो 5 उसने क्लासिफिकेशन के किंगडम बना दिए थे, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको डिवाइड कर दिया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको सिमिलर एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे, और जिनके अंदर डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको अलग रखेंगे। तो जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उतना ही वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे। तो जो स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो तरीके से ले सकते हैं। क्या दो तरीके हैं जिसके वे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम बात करेंगे। एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो
आपके एंसेस्टर से आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन के अंदर सभी के अंदर होंगे, कोई अलग से नहीं होगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी के पास होते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या होता है, ड्राइव्ड कैरेक्टरिस्टिक। ड्राइव जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो ड्राइव कर रहे हैं, जो उसने लाइफ जो जी रहा है उस दौरान उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो क्या है, डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल जो फीचर्स है, ठीक है, या फिजियोलॉजिकल फीचर हो सकते हैं, बिहेवियरल फीचर हो सकते हैं, तो जो भी एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स है, चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं शेप कैसा है, कलर कैसा है, और वहीं इंटरनल की बात करते हैं कि उसके अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है क्या नहीं है, तो उस सब की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, उनके बीच में डिफरेंस आ सकते हैं। जब हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये आप बहुत छोटी क्लासेस के अंदर से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सिंपल मतलब क्या है उससे समझा देता हूँ। प्रो मतलब क्या है, प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर है। तो मोनेरा के अंदर मेनली उनको रखा गया था, प्रोकैरियोटिक को, है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोला था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला था, है ना। और बहुत इजी था, जिसको हम जो हायर ऑर्गेनिज्म जो थे जितने भी, उनके अंदर यूकैरियोटिक ही थे, मोनेरा से ऊपर जितने भी थे, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, सभी के अंदर क्या थे, यूकैरियोटिक है। अब जो ऑर्गेनिज्म को हम बता सकते हैं कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब डिपेंड करता है, एक सेल प्रेजेंट है तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारे सेल्स उसके अंदर है तो मल्टीसेलुलर। अगर वो सेल्स बहुत सारे हैं तो हम उसके बाद देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सेलुलर लेवल है कि सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, या उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन होगी, टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है, टिश्यू से आगे कुछ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या नहीं, वो चीज चेक की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको आगे डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह की, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है कि ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो गए। जबकि हम जो लोअर ग्रुप्स के अंदर देखते थे तो उसके अंदर हमें नहीं मिलते थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है वो तो सिर्फ सेलुलर स्ट्रक्चर्स ही होती है, या स्पॉन्जेस वगैरह है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर ही होते हैं मेनली, वो ज्यादा उसके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो जो लोअर है उसके बाद जब आगे जाते जाते वैसे वैसे न्यू स्ट्रक्चर्स वगैरह डेवलप होती जाती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें कि न्यूट्रिशन किस तरीके का है उसके अंदर, तो आप मेनली पढ़ते हो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक, दो तरह की न्यूट्रिशन आपको पता है। ऑटोट्रोफिक वो होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता खाने के लिए। जबकि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन आते हैं, जहां वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। अब उसके अंदर भी हम चेक करते हैं कि कोई पैरासिटिक है या सेप्रोफिटिक है, किसी के जैसे फंजाई होते हैं वो सेप्रोफिटिक है ना, और कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर लिव करके उससे खाना ले रहे हैं, तो उसके मोड के ऊपर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं उसको कौन से ग्रुप के अंदर रखना है। और जो एंसेस्ट्रल होते हैं अपने एंसेस्टर से आते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है जो अपना जो लाइफ के अंदर उसने खुद के अंदर लिए, और हो सकता है वो दूसरों से अलग होंगे, ठीक है, अपने जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसके साथ क्या पता मैच ना करते हो, ठीक है। एक वर्ड आता है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री या फिर आप कह लो फाइलोजेनी, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या है। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम इवोल्यूशन का कैसे यूज करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करते हैं, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे आया है वो हमें पता लगता है जब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी कितनी है और डिसिमिलैरिटी कितनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस के केस में ब्रदर और सिस्टर है। ब्रदर और सिस्टर्स है, उनके बीच के अंदर जो जीन्स है सबसे ज्यादा मैच कर रहे होंगे। हालांकि जो हम कहते हैं कि 99% से ज्यादा जो जीन्स है सभी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर सेम होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो काफी डिफरेंसेस होते हैं, पर ह्यूमन के केस के अंदर कहते हैं तो जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने ह्यूमंस है, उनके अंदर कम से कम 99% जो जीन्स है वो तो सेम ही होते हैं। पर इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो कॉमन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ब्रदर सिस्टर के अंदर मिलेंगे। उसके बाद आप देखोगे या फादर मदर से मैच कर सकते हो, या कजन्स के साथ देखोगे उसके साथ मिल जाएंगे। उसके बाद अगर और भी ज्यादा
अगर देखा जाए तो दूसरों के साथ अगर मैच करोगे तो उनके साथ इतना मैच नहीं करेंगे, काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर एवोल्यूशन का काफी ज्यादा रोल आ जाता है कि कौन किससे आया है। तो एक मैप हम बना सकते हैं एवोल्यूशनरी, तो इससे क्या हम एक एवोल्यूशनरी मैप बिल्डअप कर सकते हैं जो कि फायदेमंद होगा स्टडीज के रिलेटेड। तो क्लासिफाइड भी हम इसलिए करते हैं कि हमारे लिए स्टडी इजी मिल जाए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बहुत इजी हो जाए, और वही चीज हम करते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।